उत्तर पूर्वी राज्यों में हुआ है सर, ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। डोनर मंत्रालय को जो माननीय सदस्य ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गठित किया था ध्यान देने के लिए, जहां 2400 करोड़ बजट का आवंटन था, पिछले वर्ष 5800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में हमारे कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड के आधार पर आज हमारे 19 रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं 80,000 करोड़ के। जिस उत्तर पूर्वी राज्य में केवल 9 एयरपोर्ट होते थे और उनमें से 2-3 राज्यों में 65 वर्षों में एक विमानतल भी नहीं होता था, उदाहरण के तौर पे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आज 17 विमानतल उत्तर पूर्वी राज्यों में आज चल रहे हैं सर। वाटरवेज की हम बात करें, जहां एक 4G नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है और आने वाले दिनों में 5,500 गांवों में 4,500 टावर हम लोग लगाने जा रहे हैं। नेशनल हाईवे के क्षेत्र में, जहां 65 वर्षों में केवल 10,000 किलोमीटर के हाईवे बने थे, 10 साल में 5,500 किलोमीटर के हाईवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई और ग्रामीण सड़कों को भी जोड़ने के लिए 45,000 किलोमीटर के रोड 50,000 करोड़ रुपए के आधार पर आज उत्तर पूर्व में बने हैं। और इसी के आधार पर सर, जो भारत आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, 7% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है। पर सर, आपको भी आश्चर्य होगा सुनते हुए कि हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में 5% जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं है, 8% जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं है हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में। सभा से आप सुन रहे थे अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को। जब वक्फ बिल पर बात की जाएगी, चर्चा की शुरुआत होगी, उसकी भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए मुस्लिम स्कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस वक्फ संशोधन बिल पर दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है, क्यों इससे एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, जो कि सरकार का दावा है कि विपक्ष जानबूझकर ऐसा कर रहा है, विपक्ष की मंशा में खोट है, जबकि ये तो गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों की भलाई के लिए लाया जा रहा है। ऐसे में जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने इस पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनवाते हैं। ये मेहनत का रंगाई जो सरकार ने जिस उद्देश्य से दिया था स्पीकर साहब से कि इस बिल को आप जेपीसी को सुपर्द कर दें और जेपीसी से पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ बात करें। मैं आज कह सकता हूं कि जब हमने साउथ इंडिया का दौरा किया था और हम नॉर्थ इंडिया का दौरा नहीं कर पाए थे, उड़ीसा का, आसाम का, वेस्ट बंगाल का, यूपी बिहार का, तो एक दिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, तो हमने कहा हम तो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमारी मंशा कि देश के सभी राज्यों में आप जाएं और सबसे आप स्टेक होल्डर से बात करें। तो आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया। और रोज बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे और सबको करने के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1995-2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमानदा, आम मुसलमानों का इसका फायदा मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा और मैं इतना साफ साफ कहना चाहता हूं कि देश हित में जो बिल ला रहे हैं, ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है, उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जब तो कुल मिलाकर देखिए, ये जो
महत्वपूर्ण बदलाव, ये संशोधन जो इस बिल के अंदर किए जा रहे हैं, इसी को लेकर विपक्ष आपत्ति जता रहा है। कई जो मुस्लिम स्कॉलर है उन्होंने भी आपत्ति जताई है कि ये सही नहीं है। इससे वक्फ की संपत्ति पर सरकार कब्जा करना चाहती है, इसे अपने अंडर में लेना चाहती है। और ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं कि अब तक इस मामले में कब कब क्या क्या हुआ, कौन कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव जो आए हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ उपस्थित है, बहुत स्वागत है आपका। राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। एच.एस. रावत धर्मगुरु है, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। अहमद जावेद अध्यक्ष है वक्फ वेलफेयर फोरम के, ये भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ उपस्थित है और नसीम उलग साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरविंद सिंह साहब, आखिरकार काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस थोड़ी देर का और इंतजार। 12 बजे वक्फ संशोधन बिल क्या है उस पर चर्चा की शुरुआत सदन के अंदर हो जाएगी। लेकिन सवाल ये आप लोगों के ऊपर खड़ा होता हुआ कि आप इसे अपने कंट्रोल में, इस बोर्ड को अपने कंट्रोल में लेने के मकसद के साथ ही सब कुछ कर रहे हैं। आपको गरीब मुसलमानों से, पसमानदा मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं। देखिए शिल्पा जी, ये मुसलमानों के बीच में, देशवासियों के बीच में विपक्ष के द्वारा एक भ्रम सर टेक्निकल एरर आ रहा है, ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है। मैं जब तक इसे दुरुस्त करवाती हूं, मैं राज शर्मा जी आपका रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस को क्या दिक्कत लग रही है सर, क्या आपत्ति है आप लोगों को? देखिए, मैं एक पहले बात तो मैं आपके चैनल झूठ नहीं बोलूं। जब भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग बैठे हों तो शायद हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वक्त के बारे में हम जितने बैठे हैं 100% इस बारे में कम जानते हैं। बस मैं एक बात जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 2014 में केंद्र में आई थी और 2017 में उत्तर प्रदेश में आई थी। पहले मुसलमानों का भला करने से पहले पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की नेता सिर्फ इतना बताएं, इन्होंने हिंदू समुदाय के, सनातनी धर्म के लोगों का क्या फायदा। पहले तो ये इतना बता दो। और रही बात ये बार बार तुष्टीकरण, ये क्या भाई, हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजनीति ही बात होगी भाई, है ना। जो धर्म गुरु है, यहाँ पे एक और चीज है, जो धर्म गुरु है, सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि देखिए हम स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, धन्यवाद मोदी जी, वी सपोर्ट मोदी जी, ये मुस्लिम समुदाय की महिलाएं सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में ये तर्क कहां ठहरता है कि भाई जिनके लिए आप ये बिल लेकर आ रहे हैं उन्हीं को आपत्ति है? यहां तो देखिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं खुलकर सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी जी बोले तो भारत देश नहीं, और चंद अगर मुस्लिम समुदाय की महिलाएं ऐसा कर रही हैं, ये धन्यवाद मोदी जी, तो ये पूरा मुस्लिम समुदाय नहीं। मेरे एक बात मानने की है, अगर ये इतना ही सही कर रहे होते तो ये सबको विश्वास में क्यों नहीं ले लिया। और मैं एक और बात कह रहा, छोड़िए विपक्ष के लिए, आप ये वक्त, बेसिकली जो वक्त है वो मुस्लिमों से संबंधित, इसमें मुझसे कोई संबंध नहीं रखता। अच्छा। मुझे तो सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि आखिर जब मुस्लिम समुदाय से संबंधित बिल को संशोधन कर रहे थे और क्या करना चाह रहे थे, इन्होंने सारे इनके धर्म गुरु, इनके मौलवी जितने भी होते हैं, बड़े नेता, उन सबको बैठा लेते तो क्या फर्क पड़ रहा। मगर एक और बात है, अभी मैं कहीं पे देख रहा था कि चाइना तो एयर टैक्सी की बात कर रहा और हम लोग मंदिर मस्जिद में अटके हुए। इससे देश का भला नहीं होने वाला। राज शर्मा जी, आप बता नहीं पाए दिक्कत कहां है? आपको पता है इस संशोधन बिल के अंदर क्या है और कौन से पॉइंट पर आपको दिक्कत है? किस चीज का डर सता रहा है? मुझे एक बात की दिक्कत है कि हर वक्त भारतीय जनता पार्टी और उससे तथाकथित संबंधित लोग ये कहते हैं कि अगर किसी भी जमीन को कह दिया ये वक्त की है, वो वक्त की हो जाती है। ये सरासर झूठ है, ये गलत फैलाया जा रहा है। अच्छा। ऐसे तो कोई मेरे घर पे आके कह देगा ये वक्त भूमि है, नहीं, गलत बात है, ये सब है। और मैं दावे के संग कहता हूं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 लोग कितने बैठे हैं हम लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। इस दावे में कितना दम है? और क्या बीजेपी ये फैला रही है? क्या वाकई में ऐसा होता है जिसको कह दे ये जमीन वक्फ ने कह दिया हमारी है तो उन्हीं की हो जाती है? मुस्लिम स्कॉलर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आ रही हूं सर आपके पास। नसीम उलग साहब, क्या कहिएगा, आप लोग इस बिल के साथ या खिलाफ? सबसे पहले तो स्टैंड क्लियर करें। देखिए, पहली बात तो ये है, अगर आप जो है 1995 के अंदर भी और 2013 के अंदर भी इस बिल के अंदर संशोधन किया गया, उस संशोधन में देखेंगे तो इस बिल के समर्थन में जो संशोधन हुआ
उस संशोधन में बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन साहब आए थे। तो पहले जो संशोधन हुआ है वो बीजेपी के समर्थन से हुआ था और बीजेपी के इत्तेफाक राय से हुआ था। दूसरी बात, जो अभी संशोधन हो रहा है उसके अंदर तीन बातें मैं रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि वक्फ के अंदर जो संशोधन हो रहा है उसमें एक जो चीज है वो यूज बाय, जो बहुत पुरानी जमाने से 500 साल से 700 साल पहले बहुत सारी बड़ी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, इसी तरह दरगाहें हैं, इमाम बाड़े हैं जो यूज में है, उसके पास कोई कागज नहीं है। अगर अब जो ये पावर कलेक्टर को मिल जाएगा तो कलेक्टर जो है इस पर पावर रखेगा। दूसरी बात कि ये कानून आने की वजह से बहुत सारे आरएसएस के और हिंदू जो संगठन हैं जो हर चीज पर एक विवाद खड़ा करना चाहते हैं, हर मुस्लिम जो मस्जिद है, मदरसे हैं, कब्रिस्तान है, उसको विवादित स्थल घोषित करवा देंगे और जो कलेक्टर को पावर होगा। तो इसमें ये एक नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि भाई देखिए अभी हर स्टेट के अंदर, हिंदुस्तान में अक्सर स्टेट में बीजेपी की सरकार है, वहां स्टेट में वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड में डीएम वगैरह खुद से ऑलरेडी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। अगर ये कानून आ जाता है तो फिर उसमें नॉन मुस्लिम को ऑलरेडी मेंबर बनाना ही पड़ेगा, जरूरी लाजमी हो जाएगा। जब ये लाजमी हो जाएगा तो इनके नीयत पर सवाल है, इन्होंने अभी तक सच नहीं बोला है। देखिए जितनी भी चीजें लेकर आई हैं, अब देखिए इन्होंने जो बिल लेकर आया था किसानों के लिए, इन्होंने किसानों के लिए बिल लेकर आया। लेकिन देखिए आप मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीए को लेकर क्या हुआ था? सीए को लेकर क्या हुआ था? बहुत सारी बातें बोली गई थी लेकिन उनमें से कितनी सच निकली, कितने लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, ये भी तो फिर सवाल खड़ा होता है। चलिए ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी, यानी कि कुल मिलाकर आप इस बिल के खिलाफ हैं। शोएब सिद्दीकी साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप भी इस बिल के खिलाफ हैं या समर्थन में हैं? देखिए ऐसा है मैडम, सबसे पहले तो मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और सभी रियासत के वजीर आला, खासकर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को ईद की दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, आपको देता हूँ, अहले वतन को देता हूँ। देखिए आप कह रही हैं कि हम कितना इत्तेफाक रखते हैं और कितना नहीं रखते हैं। जिस तरह के गिलास है आधा भरा हुआ है, मैं कह रहा हूँ आधा खाली, आप कह रही हैं आधा भरा हुआ है, दोनों अपने सही है, दोनों देखा तो गलत है। आप देखिए हमारे बाप दादाओं ने जो जमीन दी थी वक्फ के लिए दी थी, वो एक कमेटी को दी जाती है। उसमें जाहिर सी बात है कि गरीबों के लिए होता है, यतीम बेवाओं आने वाले वक्तों में कॉलेज बने, कभी मदद की जाए, शादी ब्याह हो, कोई बच्चे यतीम उनको पढ़ाने लिखाने में किया जाए। इस पे मामला थोड़ा सा उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए। उसी को गवर्नमेंट इस पे काम कर रही थी, उनको मौका मिला, उन्होंने इस पे वो कर दिया। लेकिन आप ये बताइए, अमेंडमेंट जैसे भी हमारे मुफ्ती साहब हमारे मोहतरम बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब 1995 उसके बाद जो संशोधन हुआ था तो जाहिर सी बात है उसमें मुख्तार अब्बास नकवी साहब एक माना जाना चेहरा बीजेपी में है, अटल बिहारी टाइम के साथ थे, और शाहनवाज हुसैन साहब भी बहुत काबिल और बहुत अच्छे नेता रहे, ये लोग सब शरीक थे उसमें। उस वक्त इस तरह की सियासत नहीं होती थी। अगर आप देखिए थोड़ा बहुत तो सियासत में मामला चलता रहता है, मगर इस तरह की इस वक्त जो सियासत आ रही है उसमें आप देखिए एक समुदाय को अपने को ठगा महसूस कर रहा है। अगर आप देखिए कि 1947 के बाद से आज तक मुसलमान सिर्फ जो है कुर्बानी ही दे रहा है, किसी मामले में देख लिए, और कभी कोई बात आती है तो लगता है कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। अभी आप देखिए जिस तरह से मुझे समझ नहीं आ रहा, जो मैं अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये कौन मुसलमान है? ये क्यों धन्यवाद दे रहे हैं फिर मोदी को? देखिए ये क्यों सबको उनको उनको शुक्रिया कर रहे हैं? देखिए मैं खुद भी धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, योगी जी को, मगर हर बात पे मामले अलग होते हैं। देखिए होता क्या है बताया, राजनीतिक कार्यक्रम जो होता है उस तरह पेश किया जाता है कि किसी को लाके बैठा दिया, 4 लोग खड़े कर दिए, उस तरह की बात कर दी गई। देखिए होता क्या है, अभी सनातन बोर्ड की बात चल रही थी, उस पर किसी मुसलमान ने बगावत की, बताइए, मैंने खुद लब्बैक कहा था कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि मुसलमान को लग रहा है कि मुझको हर मामले में टारगेट किया जा रहा है। इसमें चाहिए यह था, मुल्क के वजीर आज़म हमारे बहुत समझदार हैं, हमेशा उन्होंने बात कही कि हमने सबको साथ लेके चले, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप लोगों को तो सीए के दौरान भी लगा था कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, सुनिए उस पर भी बताइए। उन्होंने बात कही थी। देखिए मैं बता रहा हूँ, तो योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं सख्त फैसले जाने जाते हैं, मैं हमेशा मानता हूँ उनको। मैंने हमेशा बात कही कि निष्पक्ष जांच करिए, जो भी दोषी हो, अगर शोएब सिद्दीकी दोषी हो तो पूरी कौम को अगर खामियाजा न भुगतना पड़े। आप देखिए वक्फ बोर्ड पर जब मामला था, तो जैसे आप देखिए इस वक्त नफ्सा नफ्सी का आलम चल रहा है, जहाँ औलादे अपने माँ बाप की नहीं है, शागिद अपने उस्ताद का नहीं है, उस वक्त इतनी मुसलमान से हमदर्दी एक शक शुबा पैदा करता है। ठीक है, अब कम से कम अवामी मामला था, लेकिन सर देश शक शुबा से नहीं चलता है ना,
फैक्ट से चलता है, तथ्यों से चलता है, कानून से चलता है। चलिए मैं लौट रही हूं आपके पास इस सवाल का जवाब अरविंद सिंह से लूंगी मैं, लेकिन फिलहाल मुस्लिम महिलाओं ने इस बिल को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ उनका कहना है, क्या उनके दिल में है, पहले वो सुन लेते हैं। जो ये कह रहे हैं बिल पास कर रहे हैं तो सही है। हम मतलब लोग कह रहे हैं कि मुसलमान के विरोध में है, आपको क्या लगता है? वो भी विचार सही कह रहे होंगे कुछ, हम भी पढ़ी लिखे। क्या नाम है मैडम? निशा। जो वक्फ बोर्ड में बदलाव हो रहे हैं उसके समर्थन में आप लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर वही है, मतलब जो मोदी जी कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो भी सही कर रहे हैं, बट हम यही चाहते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें मिले। वर्क बोर्ड से जो इलीगल ज़मीनें हैं उस पर बच्चों के स्कूल वगैरह बनाए जाए, जो बच्चा हमारा पढ़ पाए। लेकिन हमारे इतना तो हमारे इतना है नहीं कि बच्चों को हम प्राइवेट में पढ़ाए। यही अगर मोदी जी की कहीं अच्छी फैसिलिटी हो या वो हो तो बच्चा अच्छी शिक्षा लेगा, आगे बढ़ेगा। और ऐसे मतलब हॉस्टल वगैरह है जो इलीगल काम हो रहे हैं उसमें ये है कि अपनी प्रॉपर्टी अपनी हो, मुसलमानों को उसका हक मिले, जो महिलाएं हैं बुजुर्ग हैं उनको उनका सम्मान मिले। भाजपा सरकार कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिया जाएगा और महिलाओं को भी योगदान दिया जाएगा। सर अच्छी बात है वो, महिला खुश है इस चीज को लेकर? जी बहुत खुश हैं, अगर हो जाए तो जी वो अच्छी बात है ना। मुस्लिम महिलाओं को हक मिले, उनके बच्चे वक्फ की जमीनों पर बने हुए स्कूलों में पढ़े, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने को लेकर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अरविंद सिंह साहब, आप लोग कह रहे हैं कि आप गरीब मुसलमानों के लिए, उनकी भलाई के लिए बिल ला रहे हैं, जबकि मेजॉरिटी में लोग कह रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स कह रहे हैं और विपक्षी दल भी यही आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। दरअसल आपका मकसद है इन सारी चीजों पर कंट्रोल करना, वक्फ बोर्ड के ऊपर कंट्रोल करना। विपक्ष का जो आरोप है वो राजनीति से प्रेरित है, उसके पीछे न तथ्य है न कोई तर्क है। ये ठीक उसी तरह का विरोध है जिस तरह से CAA कानून आते समय इनके द्वारा कहा गया था कि यदि ये कानून पास होता है तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, जबकि सबको पता था कि वो कानून लाया जा रहा था नागरिकता देने के लिए, किसी की नागरिकता जाने का प्रावधान नहीं था। लेकिन बड़े बड़े नेताओं के द्वारा और मुस्लिम स्कॉलर्स के द्वारा भ्रम फैलाया गया। ठीक उसी तरह का भ्रम आज फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शुक्र है देश भी समझ रहा है और मुस्लिम वर्ग भी समझ रहा है। और मुस्लिम वर्ग का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि आप देखिए पासमानदा मुस्लिम समुदाय का, वोहरा मुस्लिम समुदाय का, अहमदिया मुस्लिम समुदाय का और एक खातून का भी बयान सुनाया आपने, वो इसके समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही थी। और अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती का बयान इस देश ने सुना है, उन्होंने कहा कि माफियाओं का कब्जा है। देखिए ये जो वक्फ बोर्ड है ये संसद के कानून के द्वारा बना है, कोई आसमानी किताब के आधार पे नहीं बना है। और सरकार को अधिकार है समय समय पे समीक्षा करे और उसको लगता है कि व्यापक हित में इसमें बदलाव होने चाहिए तो बदलाव सरकारें करती भी रही हैं और आज हमें लगता है करना चाहिए, तो हम करने के लिए बिल को पटल पे रख रहे हैं। मेरा तो केवल यही अनुरोध है कि बिल जब संसद के पटल पे आए तो जो भी उपस्थित माननीय सदस्य हैं वो बताएं कि किस सेक्शन के तहत, किस उप सेक्शन के तहत क्या दिक्कत है और मुसलमानों को उससे क्या परेशानी खड़ी होगी। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इस पे बहस होना चाहिए और उसका स्वागत किया जाना। सदन में रखा जाएगा तभी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन उससे पहले ही अहमद जावेद साहब, इतनी दिक्कत परेशानियां क्यों हो रही है? ये स्पेकुलेशंस क्यों? इनमें कितनी सच्चाई, कितना तर्क? आपने कैसे मौजू पे बात कर रहे हैं जो पूरा देश और दुनिया आपको देख रहा है और तमाम बुद्धिजीवी या समाजसेवी या और देश में संविधान में जिनकी रुचि है, जिनकी सम्मान है, वो सभी लोग इससे चिंतित हैं। मैं एक रिसर्च और रिफॉर्म पे काम करता हूं, तो मैं आपसे कुछ इसके तथ्यों पे बात करूंगा। मेरा इसका ताल्लुक समर्थन और विरोध से नहीं है। हाँ। जो फैक्ट है उसकी बात होगी। हाँ। जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि ये आसमानी किताब से नहीं है, तो जिसकी आसमानी किताब है उससे तो चलाएगा। आप संविधान भी जो है आसमानी किताब की इजाजत देता है। जमीनों पर कब्जा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जमीनों पे जिन्होंने कब्जा किया हुआ अखिलेश यादव, वो तुम्हारे रहनुमा जिनके तुम ठेकेदारी करते हो, अगर ये बिल लाके ऐसे चोरों को पकड़ने का काम सरकार करती है तो उसमें बुराई क्या है जी? आगे सवाल लूंगा सर। असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि जो पार्टियां समर्थन करेंगी भाजपा का इस संशोधन के बिल पर, उनको मुसलमान समाज भी माफ नहीं करेगा। असदुद्दीन ओवैसी एक धर्म विशेष की राजनीति करना बंद कर दें। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सर्व समाज का साथ, विश्वास और प्रयास और उनको बढ़ाने का काम चल रहा है। और ये जो मुसलमान भाई बहन खड़े हैं ये बता रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी आप सुन रहे थे, कह रहे कि भाई देखिए मुसलमान खुद यहाँ सरकार के साथ खड़े हुए हैं, खुद वो धन्यवाद दे रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी को, और ये राजनीतिक दल सिर्फ अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, देखिए चूंकि आपने कहा कि मैं समर्थन में या विरोध में नहीं जाना चाहूंगा, फैक्ट्स की बात करूंगा, लेकिन दिक्कत तो यहीं पर है कि अगर कोई विरोध कर भी रहा है तो मैं आपसे यही समझना चाहती हूं कि वो किन चीजों को लेकर विरोध कर रहा है, उनके मन में क्या डर है, क्योंकि एग्जैक्टली है क्या बिल के अंदर ये तो आपको भी नहीं पता, अरविंद जी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, वो तो 12 बजे जब सदन में रखा जाएगा तब स्पष्ट होगा। पूरे देश को मालूम है कि बिल में क्या है, ये गलत नैरेटिव है, देश को मालूम है, 4 तथ्यों पे पूरा बिल है ये। देखिए, जो भाजपा या सरकार या जो भी विरोधी दल कह रहे हैं कि हम इसको मानेंगे, एक दल कहता है हम नहीं मानेंगे, जो इसकी जो स्वरूप है उस पे हमला है। मिसाल के तौर पे ये सरकार कहती है कि इस बिल से गरीबी, महिलाओं और करप्शन और भ्रष्टाचार को मैं खत्म करूंगा, जो इससे परे है। जो सेक्शन में जो इसकी ताकतें दी गई हैं, जो 1995-2013 के अंतर्गत सारी चीजें इसमें जो समाहित थी उनको हटा दिया गया है। नए प्रावधान के मुताबिक वक्फ की वजूद जो है खतरे में है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि तमाम मजहब के मानने वालों की, उनके संपदाओं की और उनके मजहबी चीजों की रख रखाव की उसकी जिम्मेदारी है। जैसे ये वक्फ ये अमेंडमेंट बिल ये कहता है कि अगर ये बिल लागू हो जाती है तो जितनी सरकारी संपत्तियां हैं वो वक्फ नहीं रहेंगी। जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार का मैं एक आंकड़ा पेश करना चाहता हूं, मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी, इसी में सभी चीज है। अब जो बिल का जो स्वरूप है वो ये कहता है, एक डिफाइन है, लिखा हुआ है, आपने बिल पढ़ा है क्या? की हुई प्रॉपर्टी आप सरकार के द्वारा हो क्या? या किसी विशेष व्यक्ति द्वारा हो, दावा कर रहे हैं, आपने बिल देखा है? लिमिटेशन लागू होने के बाद अब ये वक्त नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 123 वक्फ प्रॉपर्टी, दिल्ली में 1 घंटे में वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। बिहार, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा नुकसान है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये लुभावन महिलाओं के लिए है तो 2013 में पहले से व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी जी ने 2 महिलाओं का इसमें व्यवस्था किया है। कश्मीर की वक्फ बोर्ड में चेयरमैन महिला है, तो ये नैरेटिव गलत हुआ। और रही बात बराबर का हक देना, जिस देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनको फ्री खाना दिया जाता है, किस विकास की बात हम करते हैं? कैसा हम सपना बेच रहे हैं? क्या हम कहना चाहते हैं? क्या इस बिल से पूरे भारत का विकास हो जाएगा? तो क्या वक्फ के ऊपर जो लैंड ग्रैबर्स बैठे हुए हैं, जो भूमाफिया बैठे हुए हैं, अपने अंडर जमीन को पकड़कर बैठे हुए हैं, उनको उनकी मनमानी करने दी जाए? अरविंद सिंह साहब, इस बिल का मतलब क्या है? उन्हीं के ऊपर जो लगाम लगाने के लिए सरकार कह रही है हम बिल ला रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है? अरविंद जी, देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेके अफवाह फैलाया जा रहा है। अभी आपके पैनलिस्ट जो अध्यक्ष हैं किसी मुस्लिम संस्थान के, वो कह रहे हैं कि ये छिन जाएगा, वो छिन जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने वक्फ बिल पढ़ा है क्या? यदि नहीं पढ़ा है तो किस आधार पे यहाँ बढ़ चढ़ के दावे कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश में दर्जनों की संख्या में आसमानी किताब हो, हर धर्म का जो पुस्तक है सर्वोपरि होता है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमने तय किया कि देश चलेगा संविधान से, आसमानी किताब से नहीं चलेगा। चले ठीक है, तो और संविधान में ही, इस बिल में ही जो संशोधन किए जा रहे हैं, इस पर रावत साहब का, एचएस रावत साहब का भी क्या टेक है, इसको भी मैं आगे इंक्लूड करूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद फौरन होंगे, आगे बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसंरचना का तीव्र विकास और युद्ध स्तर पर किया गया है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, फसलों का उचित मूल्य और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी बना है नंबर
पार्ट 1। 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान से विरासत का संरक्षण और आर्थिक उन्नति की गढ़ी गई है नई परिभाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। करके दिखाए जो डबल इंजन सरकार है वो। सड़क से संसद तक बिछी है खबरों की बिसात। गांव गांव, शहर शहर, सुबह दोपहर शाम। हरियाणा के जिंद में इस वक्त केंद्रीय निकाय मंत्री हैं। मैं इस वक्त साउथ दिल्ली के लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तय करते हैं सच का सफर। अब सरकार से जवाब उठाते हैं हम आवाम की आवाज। से ये बहस आगे बढ़ जाएगी। दिखाते हैं सच बाग साफ, असरदार खबरों का सही पता। जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। सच बताने का साहस, भ्रष्टाचार से लड़ने की ताकत, सिस्टम को जगाने की हिम्मत, जनता की आवाज उठाने का जुनून। जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। हम उठाते हैं देश की हर आवाज। राजनीति से लेकर चुनाव की सरगर्मी तक, व्यापार से लेकर खेल की हर खबर, हमारी खबरों में आम जनता का सरोकार। खबरों में नहीं देखते हम किसी की हैसियत। सबसे तेज, सबसे पहले और सटीक खबर। जनतंत्र टीवी मतलब जनता की आवाज। सड़क से संसद तक बिछी है खबरों की बिसात। गांव गांव, शहर शहर, सुबह दोपहर शाम। हरियाणा के जिंद में इस वक्त केंद्रीय निकाय मंत्री हैं। मैं इस वक्त साउथ दिल्ली के लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तय करते हैं सच का सफर। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है आज वक्फ संशोधन बिल पर मची रार की। आखिरकार एक तरफ सरकार कह रही है ये ऐतिहासिक बिल हम लेकर आ रहे हैं, हालांकि सरकार के साथ लोकसभा की बात कर ले, राज्यसभा की बात कर ले, संख्या बल भी समर्थन में है। साथ ही साथ विपक्ष का कहना है कि दरअसल ये सिर्फ मुसलमानों को दबाने का, वक्फ बोर्ड को कब्जाने का सरकार की मंशा के साथ लाया जाने वाला बिल है। अब इसी को लेकर 12 बजे का इंतजार कि जब सदन के अंदर ये बिल रखा जाएगा। इसको लेकर बहुत सारे फैक्ट्स जो फ्लोट कर रहे हैं, अब वो कितने सच हैं या कितना झूठ, कितने र्यूमर्स है, वो तो स्पष्ट तभी हो पाएगा जब 12 बजे सदन के अंदर ये बिल रखा जाएगा। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। मैं ब्रो करना चाहूंगी एच.एस. रावत साहब का, धर्मगुरु हैं। रावत साहब, ये हिंदू मुसलमान बिल लाया जा रहा है, हिंदू वर्सेस मुसलमान करने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर लैंड ग्रैबर्स वर्सेस गरीब मुसलमानों का, क्या माना जाए? क्यों आखिरकार इस पर इतना बवाल मचा है? जी, जब भी कोई देश हित के अंदर अगर कोई बिल आता है तो यहाँ मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि पूरे वर्ल्ड में हल्ला मचा दिया जाता है कि मुसलमानों को दबाया जाता है। जब सच्चाई ये है कि जो लैंड ग्रैबर हैं, लैंड का स्कैम कर रहे हैं जो लोग, जो इनसे पैसा खा रहे हैं, किराया खा रहे हैं, और जो गरीब मुसलमान हैं उनके हक को खा रहे हैं, इस प्रकार के कानून को सरकार को खत्म करना ही चाहिए। वोटों की राजनीति के लिए अगर 95 में आपने कोई ऐसा बिल लेके आए कि उस समय पर 2 लाख एकड़ जमीन थी और आज की डेट में 2013 के बाद में अगर देखा जाए तो 9 लाख एकड़ जमीन हो जाती है, ये कहां से आ गई? कौन से ऐसे मुसलमान दानवीर करण आ गए जिन्होंने जमीन वक्फ बोर्ड के अंदर दे दी है? तो इस प्रकार के कानून नहीं होने चाहिए देश के अंदर।
समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि आप किसी को इस प्रकार का अधिकार दे दो कि आप जहां पर हाथ रख दोगे वो जमीन आपकी हो जाएगी, जिस गांव पे हाथ रख दोगे वो गांव आपका हो जाएगा, पार्लियामेंट पे हाथ रख दोगे पार्लियामेंट आपका हो जाएगा और कोई सुनवाई नहीं होगी। तो सरकार जो देश हित में जो कानून ला रही है वो एक बहुत अच्छा कानून लेकर के आ रही है और इसका सबको स्वागत करना चाहिए। रेलवे के पास जमीन है, आर्मी के पास सबसे ज्यादा जमीन है, वो हमारे यूज के लिए वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम के लिए वक्फ तरमीमी बिल 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। अलबत्ता मुख्तसर मुबाहिसे और डिस्कशन के बाद बिल को एक ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी जेपीसी के सुपुर्द कर दिया गया। इस बिल से मुतअद्दिद शराकतदारों और जो पार्टिसिपेंट थे उनको अपने मारूजात और अपने ऑब्जेक्शन पेश करने के लिए मदऊ किया गया। उन्होंने मौजूदा वक्फ कानून में मनसूबाबंद तब्दीलियों पर सख्त एतराज़ किया। एक बहुत प्लानिंग के साथ में ये अमेंडमेंट लाया गया है। जेपीसी ने मुतअद्दिद गैर मुताल्लिक़ अफराद को भी तलब किया जबकि वो इर्रेलिवेंट थे एक तरीके से, और उन्होंने जो मौजूदा तब्दीलियों की हिमायत की है उनको सपोर्ट किया एक तरीके से। बिल आखिर जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। इस बिल में बराह नाम नज़रसानी की गई। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी कम्युनिटी का, उसमें 5 करोड़ के लगभग ईमेल जो इसके अगेंस्ट में थे, उसके अलावा जो भी एतराज़ात मुख्तलिफ शहरों के अंदर ऑब्जेक्शन लोगों ने पेश किए हैं उनमें से किसी को भी कंसीडर नहीं किया गया। हमारी एनालिसिस और हमारे तज्जिए के मुताबिक इस नज़रसानी के बाइस जो दोबारा इसमें गौर व फिक्र किया गया जेपीसी के अंदर मुजव्वज़ा तरामीम की बनिस्बत अब ये बिल और ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है हमारे लिए और काबिल एतराज़ हो गया है, और उसकी दफ़ात जो हैं वो और ज़्यादा हमारे लिए गैर महफूज हो गई हैं। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एतराज़ात जो हम लोग करते हैं उसकी बहुत सी वजूहात हैं। वक्फ बोर्ड की रुकनियत यानी वक्फ बोर्ड क्रिएशन करने में जो तब्दीली की गई दफ़ा 14 के अंदर, अब सीईओ के ओहदे पर मुसलमान ऑफिसर का तकर्रुर नहीं होगा। बी, कोई जायदाद वक्फ है या नहीं उसके बारे में फैसला दफ़ा 44 के मुताबिक अब तक इस बाब में सर्वे कमिश्नर, अदालती कार्रवाई और मुख्तलिफ हुक्काम की कवानीन साजी को इख्तियारात हासिल थे। ये निज़ाम अब बिल्कुल दिरहम बरहम और तहस नहस हो गया है। इस तरमीम के बाद वक्फ का इंतज़ाम अब मुसलमानों के हाथ से ले लिया गया है और इसको हुकूमत के हवाले कर दिया गया है या ऐसे इदारे के सुपुर्द कर दिया गया है जो कि बुनियादी तौर पर मुसलमानों का इदारा नहीं है। सी, वक्फ कानून में बुनियादी तब्दीलियों पर हमारे एतराज़ात क्या हैं? नंबर 1, वक्फ बराए इस्तेमाल वक्फ बाई यूजर 3B उसको खारिज कर दिया गया है। नंबर 2, वक्फ की तश्कील वक्फ के क्रिएशन करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुसलमान का होना शर्त, ये शर्त लगा दी गई है जो कि गलत है हमारे नज़दीक। नंबर 3, वक्फ के क्रिएशन करने में वक्फ की तश्कील में दफ़ा 3A2 उसके बाइस विरासत के हकूक़ को ख़त्म कर दिया गया है। नंबर 4, नंबर 5, दफ़ा 3C2 उसके तहत में ये शख्स कि जब तक कि ऑफिसर फैसला न दे उसे हुकूमत की जायदाद तस्वुर किया जाएगा, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रहेगी जब तक कि डिसीजन नहीं हो जाए। नंबर 5, लिमिटेशन के कानून से वक्फ जायदाद मुस्तस्ना थी उसको हटा दिया गया है, तो इससे वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यानी 12 साल से ज़्यादा जिन वक्फ जायदादों पर कब्जा है पूरे हिंदुस्तान में, उन सब के मालिक जो काबिल हैं वही हो जाएंगे। नंबर 7, दफ़ा 104 का खात्मा जो कि वक्फ जायदाद के इस्तेमाल के मकसद से मुताल्लिक़ है। ये तमाम मामलात बहुत ही संगीन हैं जो कि 2024 के तरमीमी बिल के ज़रिए उठाए गए हैं और उनसे वक्फ का पूरा निज़ाम ही
तब्दील हो गया है। जेपीसी में उन अहम नताइज के हामिल मामलात और अफेयर्स पर कोई गौर नहीं किया गया, बल्कि बाज़ मामलात को जेपीसी ने और ज़्यादा बिगाड़ दिया है। मिसाल के तौर पर दफ़ा 3C2 में कलेक्टर के बजाय मुतय्यन अफसर जो सरकार नॉमिनेट करेगी किसी भी ऑफिसर को, वो उसके फैसले पर निर्भर करेगा कि फैसला क्या होता है। तो ये और ज़्यादा बिगड़ गया है, जो कि सूरत हाल को मजीद अबतर कर देगा। एतराज़ कलेक्टर के किरदार को बना, कलेक्टर के कैरेक्टर को बना हमें एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ इस बात के ऊपर है कि वक्फ का निज़ाम में एक मुतय्यन ऑफिसर की शमूलियत के ऊपर था, जो कि ज़्यादातर मामलात में हुकूमत के हक़ में ही फैसले देगा। जेपीसी ने वक्फ बाय यूज़र, वक्फ बराए इस्तेमाल और लिमिटेशन के बारे में जो तजावीज़ पेश की हैं, उनके मुताबिक आइंदा उस पर अमल होगा। ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है। इससे वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ में कोई मुस्बत नतीजा बरामद नहीं होगा, क्योंकि हर तरमीम पर अमल आइंदा ही होता है। लिहाजा ये तजवीज़ जो है बेमाना है। ये कहना कि अब उस पर जो वक्फ बाय यूज़र आइंदा उस पर यह कानून लागू होगा। कानून जब भी बनता है तो आने वाले वक्त ही में लागू होता है, तो ये कहना बिल्कुल बेमाना है एक तरीके से। जेपीसी की जानिब से तरमीम की दूसरी मिसाल ये है कि अब वक्फ की तश्कील या वक्फ का क्रिएशन सिर्फ बाअमल प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही कर सकता है। ये मेरे ख्याल में हमारे मजहब में, हमारे दीनी उमूर में बिल्कुल बराह रास्त मुदाखलत है। ये उनको तय करने का क्या हक हासिल है कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? वो कैसे तय करेगी गवर्नमेंट के गौर में कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है या नहीं है? इसका कौन सा पैमाना है हुकूमत के पास में? और पैमाना हो भी जाए तो उसको क्या हक हासिल है ये कहने का? जेपीसी ने यह भी इजाफा किया कि वाकिफ को जाहिर करना होगा कि वो इस्लाम पर कारबंद है। जेपीसी ने इस शर्त को बदतर बना दिया है। असल एतराज़ ये था कि वाकिफ के मुसलमान होने की शर्त से मसाइल पैदा होंगे, लिहाजा उस शर्त को हज़फ कर देना चाहिए। एक और मिसाल ये है कि दफ़ा 32A(2) में तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक वक्फ अलल औलाद की तश्कील के बाइस वरसा के हकूक़। एतराज़ इस दफ़ा पर था कि अब से जेपीसी ने यह इजाफा कर दिया है कि कानूनी हकूक़ के मालिक किसी शख्स के कानूनी हकूक़ से इस अमल से मुतासिर नहीं होंगे। इन मिसालों से ये बात वाज़ेह हो जाती है। तो आप ऑल इंडिया मुस्लिम पज़ल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। अरविंद सिंह साहब, आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ ये लाया गया है और पुरजोर विरोध कर रहे थे, करते रहेंगे। देखिए शिल्पा जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। मैं इनके दलील को सुन रहा था। इनका कहना है कि पार्लियामेंट को क्या हक है, इनको कहना है सरकार को क्या हक है, इनका कहना है न्यायालय को क्या हक है, इनका कहना है आईएएस ऑफिसर का क्या हक है। किसी को हक नहीं है, न संविधान को है, न संसद को है, न न्यायालय को है। केवल और केवल वक्फ बोर्ड में बैठे हुए कुछ चंद लैंड ग्रैबर्स हैं, उन्हीं को हक है। ऐसा चलेगा क्या? ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी समुदाय का मामला हो, यदि अंतिम निर्णय होगा तो संविधान के हिसाब से होगा, उस धर्म के किताब के हिसाब से नहीं हो सकता है। आप 100% जिनको इस्लाम प्रैक्टिस करना था उन्होंने पाकिस्तान ले लिया। हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ के लिए संविधान प्रमुख है। बाबा साहब ने एक व्यवस्था दी है, यदि असहमति है तो लोकतांत्रिक तरीके से व्यक्त करिए, लेकिन फाइनली इस देश का संसद और इस देश का न्यायालय कोई फैसला लेता है तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए वो मान्य होगा। जाहिर तौर पर अहमद जावेद साहब, संविधान ऊपर है या शरीयत? संविधान ऊपर है और संविधान ने शक्तियां दिया है मजहब के अपने स्वायत्ता के लिए। आर्टिकल 26 रिलीजियस माइनॉरिटी को इख्तियार देता है कि वो अपने मजहब के रखरखाव, अपने मजहब के प्रैक्टिस के लिए स्वतंत्रता है। संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान के जरिए पार्लियामेंट में बिल पास हो रही है। संविधान के रूपरेखा से पूरा देश चलेगा। सवाल ये है कि 1954 आजाद भारत में जब ये वक्फ बना, उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम थे। जब 1995 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, तब भी यहाँ में हिंदू मुसलमान थे। 2013 में जब बीजेपी के जो सांसद थे, नकवी साहब थे, सैयद शाहनवाज थे, अरुण जेटली जी थे मरहूम, इन तमाम लोगों ने 2013 अमेंडमेंट में भी सहयोग किया। मुद्दा यह है कि दूसरे के धर्म में मुदाखलत के लिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है।
समस्या देखिए क्या है, देखिए मौलाना क्या कह रहे हैं और हमारे ये जो है बीजेपी के वक्ता क्या कह रहे हैं। मैंने जैसे पहले आपसे कहा था कि जो प्रियम्बल है इस बिल का वो ये कहता है कि वक्फ को उम्मीद पढ़ा जाएगा, यानी इलाहाबाद को प्रयागराज पढ़ा जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। शाब्दिक अर्थ है, उसका स्पिरिचुअल सेंस है, इसमें सरकार का क्या इंटरेस्ट है? क्या ये भी संविधान कह रहा है कि जावेद अहमद का नाम राहुल कह दिया जाए? ये नहीं चलेगा। दूसरी बात, 5 साल का मुसलमान ये कौन सर्टिफिकेट देगा? मैं ये कहता हूं कि रावत जी कल से वो मुसलमान है, सर्टिफिकेट कौन देगा? इसी तरह से तीसरी और आखिरी बात, महिलाओं को आरक्षण पहले से दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी जी ने 2 महिलाओं को इसमें नियुक्त किया हुआ है, तो ये भी गलत भ्रामक है। जो करप्शन की बात कही जा रही है, ये देखिए मैं बहुत ही संजीदा बात है। करप्शन की जो बात है, जब वक्फ की प्रॉपर्टी 4,25,000 प्रॉपर्टी की संख्याओं में, ये जेपीसी की रिपोर्ट में ये बात चौंकाने वाली आई है कि 50,000 वक्फ संपत्तियों पे पिछले 2 दशक से कब्जा है। मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस की कि बीजेपी की है। अगर वो कानून मजबूत था तो बोर्ड का क्यों नहीं कराया गया? अगर खाली नहीं कराया जाएगा तो ये बिल किसके फायदे में? 2 लोगों के फायदे में है। एक वो लोग जो विरोध कर रहे हैं और जो एक लोग समर्थन में सहूलियत के साथ किए जा सके। लेकिन वक्फ बोर्ड में फिलहाल पता है कितने केसेस हैं? 12,792, ट्रिब्यूनल में 19,207 केसेस पेंडिंग पड़े और अतिक्रमण के केसेस इसमें है 5,220 करोड़ की संपत्ति पे वक्फ की आप जमीन देख रहे हैं बनाया है। इस कानून से उनको फायदा होने जा रहा है। तकरीबन 200 संपत्तियों पे कानून से सिर्फ सरकार को फायदा होने जा रहा है, मुसलमानों को नहीं होने जा रहा है। न मुसलमान को फायदा होने जा रहा है, न महिलाओं को फायदा होने जा रहा है, न अरविंद सिंह को फायदा होने जा रहा है। ये किस खास वर्ग के लोगों को फायदा होने जा रहा है। कानून बना के जैसे जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1951 में लागू करके जमींदारों से जमीन लेके और भूमिहीन को दिया गया, इसी तरह ये वक्त जो है उन्मूलन एक्ट के तौर पे हिस्ट्री में जाना जाएगा। जैसा अभी स्वरूप है, अगर पार्लियामेंट में पेश होता है तो उसकी ये देखी जा सकती है। अरविंद जी जवाब दे रहे हैं। अरविंद जी इसके बाद शोएब जी आ रही है आपके पास। वक्त रहने दिया जाए, वक्त रहेगा तभी अरविंद जी बात कर सकते हैं, तभी राज शर्मा जी बात कर सकते हैं, तभी मुस्लिम रहेगा तभी अरविंद जी बात कर सकते हैं, वरना क्या होगा सर? ये तो आप धमकी दे रहे हैं। जी जी जी, वक्फ रहेगा, उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी, तभी अरविंद जी बात कर सकते हैं। देखिए अरविंद जी को तो बात करने का, मुझे बात करने का यहाँ पर संविधान में हक दिया है। वक्फ कौन होता है? उम्मीद हो जाएगी, वक्फ के नाम से हम जानेंगे नहीं और वक्फ की अतिक्रमण की प्रॉपर्टी संख्या सरकार ले लेगी और मुकेश अंबानी ले लेंगे, उमर इलियासी ले लेंगे, असुद्दीन अवैसी ले लेंगे, असद मदनी ले लेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है, कहां से तर्क लाते? चलिए ठीक है, अरविंद जी जवाब दे रहे हैं इस पर। खाली नहीं कराई, ठीक है, सरकार ला रही है ना, तो सरकार ही जवाब देगी ना, और सरकार का ही काम है। अरविंद जी बातों से तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आप आउटरीच करने में कहीं ना कहीं विफल रही हैं। आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, मुस्लिम समुदाय को आप समझा नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार अगर ये बिल लाया जा रहा है तो क्यों लाया जा रहा है और कितना फायदेमंद है उनके लिए, तभी इस तरह की तर्क दिए जा रहे हैं। अरविंद जी देखिए शिल्पा जी, जिसको समझना है वो समझ गए हैं, जिसको जानना है वो जानते हैं, लेकिन जो तय करके रखा है कि हमको समझना नहीं है, आप क्या उम्मीद करती हैं? जो लैंड माफिया है कभी वो तैयार थोड़ी होगा इसमें संशोधन हो और उसके हाथ से जो जमीन कब्जे में लिया है निकल जाए। जो चाहते नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं उसमें हिस्सा बने वो तैयार होंगे क्या? जो चाहते नहीं है पासमानदाओं को अधिकार मिले वो तैयार होंगे क्या? जो चाहते नहीं है अहमदियाओं को अधिकार मिले वो तैयार होंगे क्या? जो चाहते नहीं है कि भारत में संविधान की धाराएं सारे संगठनों पे लागू होंगी वो तैयार होंगे क्या? जो चाहते नहीं है कि न्यायालय के निर्णय सर्वोच्च हो, चाहे वो किसी धर्म या मजहब के लिए हो, वो तैयार होंगे क्या? ये केवल मजहबी विरोध है, ये लैंड माफियाओं का विरोध है और ये उन लोगों का विरोध है जो चाहते नहीं है भारत वर्ष का संचालन संविधान के कौन सा लैंड माफिया चाहेगा कि ऐसा कानून बने कि उसके हाथ कट जाए? शोएब सिद्दीकी, इसीलिए विरोध हो रहा है। ठीक है अहमद जी, आपकी बात आ गई है, प्लीज आई हैव गिवन यू प्रॉपर टाइम। शोएब सिद्दीकी जी जी, देखिए ऐसा है मैडम, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसे भी एक प्रोफेसर साहब प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, तो मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के साथ प्लीज, अदरवाइज मुझे आपको फैसला करना पड़ेगा। दूसरों को भी बोलने मेरी आवाज आ रही है? सर शोएब जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, एक मौका दे दीजिए बार बार, क्योंकि मैं जवाबी कवाली करने आता नहीं हूँ। आपका नेशनल चैनल है, सोचता हूँ कि एक अच्छी पैगाम जो है मंदिर पे चला जाए। देखिए अभी एक साहब कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के साथ मुसलमान नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान वजीर आजम के साथ है, 1.5 अरब की आबादी का वो नेतृत्व कर रहे हैं, सब उनके साथ है। लेकिन होता है कभी ज़हनी इख्तलाफ होते हैं, कभी पर्सनल इख्तलाफ होते हैं, इसमें वाली बात है। यहाँ पर यह है मैडम
कि काट कर जुबा मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की। आप बताइए वक्फ का जो मामला आ रहा है, इसमें आप बताइए कहीं ना कहीं हो सकता है मैनेजमेंट में कुछ कमी रही हो कि आखिर उन्होंने एक समुदाय को कॉन्फ्रेंस नहीं ले पाए। अगर इस पे मामला चल रहा था तो कम से कम अवामी स्तर पे उतरना चाहिए था और आवाम से बात करनी चाहिए थी कि इसमें आपको दिक्कतों का सामना क्या करना पड़ रहा है। और इसमें भी हकीकत है, मैं गुज़रेज़ नहीं करूंगा, मेरे बड़े भाई लोग बैठे, मैं तालिब इल्म की हैसियत से आता हूँ, कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ चैनल से। देखिए होता क्या है कि ये हकीकत है कि वक्फ की जमीनें जो दी गई थी जमाने में, हमारे बाप दादाओं ने दी थी, पुरखों ने दी थी, उस पर वो काम नहीं हो पाया, उस पर वो काम नहीं हो पाया। मतलब हुआ लेकिन उतना नहीं हो पाया। और भी एक साहब कह रहे थे कि उस वक्त उसकी जमीनें कम थी, अब ज्यादा है, तो इसमें बड़ी हैरत की बात नहीं है। आप मैं 10 साल पहले मैं 10,000 कमाता था, आज 20,000 कमा रहा हूँ, तो वो तो हमारी भी कमाई में बढ़ाई होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये हकीकत है कि थोड़ा सा उसमें कमियां ये रही कि कुछ जमीनों पे कब्जे रहे, कहीं पे मस्जिदें बनी रही, कहीं पे वो रहा, तो उस पर कमेटी ने कोई जोर नहीं दिया, उसको बिल्कुल हल्के से लिया मामले को, जिसे गवर्नमेंट उस पर नजर रखी थी। तो जब गवर्नमेंट को मौका मिला तो उन्होंने फौरन उसको उस पर एक्शन ले लिया, अमेंडमेंट लाने के लिए बात की। अब देखिए अमेंडमेंट जो था जब 1995 में आया, 2013 में भी आया, तो ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं थी वहां पर, बीजेपी 84 में जो बनी थी, आज तो खैर फुल फ्लैश है और पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का नाम हो रहा है। लेकिन कहने मतलब ये है कि कॉन्फ्रेंस लेने की जरूरत थी। आज एक समुदाय को लग रहा है कि हमें ठेका महसूस किया जा रहा है और मेरी अपनी चीज को छीना जा रहा है। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, योगी लग रहा है, आदित्यनाथ जी यही है, तो बात है ना कि एग्जैक्टली इस बिल में क्या है, जब तक आपको पता ही नहीं है तो क्यों भड़काया जा रहा है? या तो वेट कर लेते हैं, देखिए भड़का कोई नहीं रहा है, देखिए नहीं देखिए भड़का कोई नहीं रहा है, देखिए भड़का कोई नहीं रहा है, भड़का कोई नहीं रहा है। देखिए होता क्या है कि जब एक बात निकलती है तो सेटिस्फाई करने, जैसे एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है, हमारे वहाँ एक वर्मा जी है जिनको मैं दिखाने जाता हूँ, वो इतना सेटिस्फाई कर देते हैं कि जैसे लगता है मरीज आधा ठीक हो गया। तो कम से कम इस मुल्क में जब इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा था तो वजीर आजम और रियासत के हर वजीर आला को, वजीर आजम को चाहिए था कि अपनी कमेटी बना के कि वो कौन लोग हैं जो भड़काने का और आग लगाने का हर बार इस तरह के मुद्दों पर काम करते हैं। क्योंकि सीए के दौरान भी यही कहा गया था, मुंह फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर, कि देश खराब हो जाएगा, इस देश से मुसलमानों को बाहर फेंक दिया जाएगा। कितने मुसलमान फेंके गए? देखिए मैंने तो ये बात पहले भी कही थी आपके चैनल से, कई चैनलों पे, अभी भी कह रहा हूँ कि देखिए हर समुदाय में और हर पार्टी में चंद अच्छे भी होते हैं, चंद बुरे भी होते हैं। उनको खलता है कि हिंदू मुसलमान एक कैसे है, यहाँ पे ईद कैसे एक साथ बना ली गई, यहाँ दिवाली कैसे एक साथ बना ली गई, तो उस पर उनकी नजर रहती है और वो खुद नहीं तो किसी न किसी के हावी क्यों हो जाते हैं अच्छे लोगों पर? लेकिन मैं लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। आप मुस्लिम स्कॉलर है, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। इंशाल्लाह देखिए मेरी जिम्मेदारी है, मैं भी तो कह रहा हूँ कि देखिए हमेशा आग लगाने वालों के हाथ नहीं जलते हैं, आग बुझाने वालों को हाथ जलते हैं। जिससे कुर्बानियां दी हैं उसी पे इल्जाम लगता है। तो ये छोड़ दिया, हमारे नबी पे इल्जाम लगा तो क्या हमारे नबी की अहमियत को कम कर दिया गया? जो वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं उन पर हज़रत अली का कौल था लगाम लगनी चाहिए या नहीं? वो अपना शर करेगा। नसीम मुल्क साहब जी, नसीम मुल्क साहब, मैम कितना वीरान उसने चमन कर दिया, कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। बीजेपी की अक्सर स्टेटों के अंदर सरकार है और सरकार को पावर है कि वक्फ बोर्ड की जो जगहों पर कब्जा हो रखा है उसको छुड़ाने की, मगर अभी तक बीजेपी ने वक्फ की जगह पर जो कब्जा है इसको अपने स्टेटों में नहीं छुड़ाया है। इनके नियत पर यही सवाल है। और मैं इस बिल के बारे में एक बात कहूं, शायद दोबारा वक्त मिले ना मिले, कि इंडिया के, हिंदुस्तान के सेकुलर और जमहूरी उसूल के सरासर ये बिल खिलाफ है और 22 करोड़ मुसलमानों के जज्बात के साथ ये गवर्नमेंट खिलवाड़ कर रही है। और मैं आज फिर कहना चाहता हूं, अगर ये बिल संसद के अंदर पास हो जाता है तो बिहार में नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, चिराग पासवान को और जयंत चौधरी को पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास जाने का अधिकार नहीं होगा। और दबाव बनाने का प्रयास यहाँ पर, अरविंद सिंह सुन रहे हैं आप? आपके पैरों तले से जमीन खिसकाने का यहाँ पर प्रयास मुसलमानों ने कह दिया है। जहाँ जहाँ आपके सहयोगियों ने आपका समर्थन किया है ना इस बिल पर, वहाँ उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपकी इस चेतावनी के बाद भी, इस हिदायत के बाद भी नसीम मुल्क साहब तमाम सहयोगी दल एनडीए के उनके साथ इंटैक्ट खड़े हैं। मुसलमान इनको वोट देते हैं। अगर मैं बोलूं शिल्पा जी? ठीक है नसीम जी ठीक है, सुन लेते हैं अरविंद सिंह साहब, सदर पूरे हिंदुस्तान। देखिए मैं जवाब दे देता हूँ, आपने बोल लिया, रिपीटेशन हो रहा है, सुन लीजिए नसीम भाई, सुन लीजिए।
नसीम भाई सुन लीजिए, लगातार नसीम बोल रहे हैं, सुन इससे कोई लीजिए। फायदा नहीं है डिबेट में, कोई बोलिए। भाषण देने का स्थान नहीं बोलिए, है। बोलिए। नसीम भाई, मैं ये कह रहा हूं कि भारत में जो वोट की व्यवस्था है वो हिंदू मुसलमान के आधार पे नहीं है, भारत के नागरिक के अधिकार पे है। भारत के नागरिक जिसको चाहेंगे उसको चुनेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके पैनल में उपस्थित शोएब सिद्दीकी जी को। उन्होंने कहा, उन्होंने माना बड़े दिल से कि मौजूदा जो व्यवस्था है वक्फ बोर्ड की उसमें कमियां हैं। मैं शोएब सिद्दीकी साहब आपको भरोसा दिला रहा हूं कि ये सरकार कमियों को दूर करेगी। इस संशोधन से मुसलमानों को फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। हम सबको एक स्वर में बोलना चाहिए, अपने धर्म मजहब से ऊपर उठकर बोलना चाहिए कि हमारे लिए इस देश का संविधान सर्वोच्च है, और चाहे हिंदू का कोई संस्था हो या मुस्लिम का संस्था हो, एक भी प्रावधान ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रावधान इस देश के संविधान को और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुसलमान ही सरकार के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे तो राजकुमार साहब आप लोग इसका मुद्दा उठाएंगे, कैसे उठाएंगे? फाइनल कमेंट 10 सेकंड आपके पास, शर्मा जी। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, मैंने कि मैं अरविंद भाई की सारी बातें सुन रहा था, सबकी पहले तो अब सिर दर्द की दवाई खानी पड़ी। भाई साहब, आपने तो सरिया लागू करने का प्रयास किया राज भाई हिंदुस्तान में। आप बताइए, एक सेकुलर मुल्क बता दीजिए पूरे वर्ल्ड में जहां ट्रिपल तलाक को मान्यता मिलता हो। पूरे वर्ल्ड में एक सेकुलर कंट्री बता दीजिए जहां हलाला को कानूनी वैधता मिलती हो। एक भी ऐसा कंट्री बताइए जहां मेहरम को मान्यता मिलती हो। एक भी ऐसा कंट्री बताइए जहां सरिया को संविधान चलिए ठीक है, अभी इस संशोधन बिल के जरिए जिन कमियों को ठीक करने का प्रयास हो रहा है, जिसे विपक्ष तानाशाही बता रहा है, विपक्ष मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है, सरकार मुसलमानों के फेवर में बता रही है, होगा क्या क्या नहीं, थोड़ी देर का और इंतजार। सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है, हम सबके सामने दोपहर 12 बजे जब ये बिल सदन में रखा जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, फौरन यहाँ से। सच बताने का साहस, भ्रष्टाचार से लड़ने की ताकत, सिस्टम को जगाने की हिम्मत,